हेलो हेलो हेलो। तो स्वागत है आज आप सबका इस नए वीडियो में जिसमें हम कवर करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है आपका कौन सा, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है। इस चैप्टर के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। तो हमारी नॉर्मल नेशनलिज्म इन इंडिया की वीडियो से ये थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम ये चैप्टर को जल्दी से जल्दी कवर करना चाहते हैं क्योंकि आपके एग्जाम जो है फरवरी से शुरू है। ठीक है। अब अगर मैं इस चैप्टर का एक ओवरव्यू आपको दूं कि हम इसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली हम देखेंगे कि प्रिंटेड बुक कैसे एग्जिस्टेंस में आई, उसका इम्पैक्ट क्या था हमारी डेली लाइफ पे। ठीक है। जैसे जैसे इंसानों ने टेक्नोलॉजी को एडवांस किया वैसे वैसे प्रिंट कैसे एडवांस हुआ, उस एडवांसमेंट के क्या इम्पैक्ट्स थे, कैसे कैसे इसने रेवोल्यूशंस को इम्पैक्ट किया, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर देखने जा रहे हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ये इसका पहला यूनिट जिसका नाम है द फर्स्ट प्रिंटेड बुक। सबसे पहला सवाल क्या पूछा है आपसे कि वेयर वाज द प्रिंट टेक्नोलॉजी डेवलप्ड, यानी प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो डेवलप कहाँ हुई थी। तो इसका आंसर सीधा सीधा है चाइना, जापान एंड कोरिया। ठीक है। सबसे पहले चाइना में ये डेवलप करी गई थी। ठीक है। दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि व्हाई वाज चाइना अ वेरी मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल, चाइना इतना बड़ा मेजर प्रोड्यूसर क्यों बना प्रिंटेड मटेरियल का। तो देखिए आज के समय में जैसे इंडिया में यूपीएससी का एग्जाम होता है, वैसे ही चाइना के अंदर भी अपना एक सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता था उनके राजा महाराजाओं वाले टाइम पे। ठीक है। तो सिविल सर्विसेज से जो चाइनीज आईएएस आईपीएस टाइप के लोग थे, यानी ब्यूरोक्रेट्स, यहाँ पे लिखा भी है द इंपीरियल स्टेट इन चाइना वाज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। China possessed a huge bureaucratic system which recruited its personnel through civil service examinations. Textbooks for this examination were printed in vast numbers. ठीक है। तो इस एग्जाम के लिए जो बुक्स थी ना वो चाइना बहुत बड़े नंबर्स में प्रोड्यूस करता था। ठीक है। जैसे जैसे आप देखेंगे 16th सेंचुरी में द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स वेंट अप, इसने क्या किया, वॉल्यूम ऑफ प्रिंट को बढ़ा दिया। जैसे जैसे कैंडिडेट का नंबर बढ़ा, यानी पहले अगर 2 लाख कैंडिडेट थे तो अब 8 लाख दे रहे हैं, तो बुक्स की प्रिंटिंग भी उतनी ही ज्यादा बढ़ गई। ये थी चाइना का रीजन। ठीक है। अब आपसे पूछा है कि व्हाई वाज द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिंट नीडेड। ठीक है, कि डाइवर्सिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ गई प्रिंट में। ठीक है। बाय द 17th सेंचुरी एज अर्बन कल्चर ब्लूम्ड इन चाइना, ठीक है, द यूजेस ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड। ठीक है। जैसे जैसे चाइना के अंदर शहरी विकास हुआ वैसे वैसे प्रिंट का कल्चर यानी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिंट जो है वो भी बढ़ गया। ठीक है। प्रिंट वॉज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय स्कॉलर ऑफिशियल्स, मर्चेंट्स यानी कि व्यापारी भी जो थे वो भी प्रिंट अपने रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते थे और उससे वो क्या करते थे, ट्रेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे। रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकेम अ लेजर एक्टिविटी, यानी कि एक टाइम पास की एक्टिविटी बन गई। ठीक है। न्यू रीडरशिप यानी नई जो जनता थी जो बुक्स रीड करना प्रेफर करती थी, उसने क्या किया कि बोला कि हमें देखो फिक्शनल कहानियां यानी मन बनाई हुई कहानियां वो हमें पसंद आती हैं। पोएट्री, ऑटोबायोग्राफी, एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीसेस और रोमांटिक प्लेज हमें ये भी भाता है। फिर रिच वुमेन जो थी, जो अमीर औरतें थी बेसिकली, उन्होंने भी पढ़ना लिखना शुरू कर दिया था और मेनी वुमेन बिगैन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज। वाइव्स ऑफ स्कॉलर ऑफिशियल्स पब्लिश देयर वर्क्स एंड कोर्टिजन्स रोट अबाउट देयर लाइव्स। ठीक है। ये आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रिंट का आंसर है। ठीक है। फिर है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्रिंट, हाउ डिड इट चेंज द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ठीक है। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पनीड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। अब क्या हुआ, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रेसेस जो थी वो भी इंपोर्ट हुई लेट 19th सेंचुरी में, यानी समवेयर अराउंड 1850 से 1880s के बीच में। ठीक है। यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज शुरू हो गया। वेस्टर्न पावर्स एस्टैब्लिश देयर आउटपोस्ट इन चाइना। वेस्टर्न पावर्स ने क्या बोला कि यार देखो हम चाइना के अंदर अपना एक क्या बोलते हैं ब्रांच खोलेंगे। शंघाई जो है वो became the hub of new print culture catering to the western style schools. From hand printing there was a now gradual shift to mechanical printing. ठीक है। ये आपका था यूनिट 1। यूनिट 1 का सेक्शन 1, हाउ डिड प्रिंट रीच जापान। तो प्रिंट जो था वो बुद्धिस्ट मिशनरीज के थ्रू जापान में आया था। ठीक है। इसका आंसर सीधा सीधा क्या है, बुद्धिस्ट मिशनरीज, सबसे बड़ा जवाब। ठीक है। चाइना से इन्होंने क्या किया, हैंड प्रिंटिंग जो थी जापान के अंदर पहुंचा दी। ठीक है।
ओल्डेस्ट जापानीज बुक कौन सी थी? ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी डायमंड सूत्रा, ठीक है, बेसिकली एक बुद्धिस्ट बुक थी, ठीक है। इसके अंदर कितनी शीट्स थी? 6 शीट्स थी, ठीक है, और इसके अंदर टेक्स्ट एंड वुडकट इलस्ट्रेशन थे, ठीक है। बस। अब व्हाट वाज द विजुअल प्रिंटिंग यानी फोटोज एक्सेट्रा, डायग्राम्स एक्सेट्रा का कल्चर कैसा था जापान के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो प्रिंटिंग ऑफ विजुअल मटेरियल printing of visual material led to interesting publishing practices in the late 18th century in the flourishing urban circles at ईडो, यानी टोक्यो के अंदर, बेसिकली जिसको उस समय पे लोग ईडो बुलाते थे, उसके अंदर illustrated collection of painting depicted an elegant urban culture involving artists, courtesans and tea house gatherings. तो बेसिकली एलीट अर्बन कल्चर को दिखाने वाले डायग्राम्स एक्सेट्रा या फिर फोटोज एक्सेट्रा को उसके अंदर डाल दिया गया। अब इसमें ईडो में यानी टोक्यो में टी हाउस गैदरिंग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा की चीजें, जैसे जापानीज लोगों की जो किट्टी पार्टी होती है वैसा ही सीन था, ठीक है, तो उसकी पेंटिंग दिखाई जाती थी। लाइब्रेरीज और जो बुक स्टोर्स थे वो हैंड प्रिंटेड मटेरियल ऑफ वेरियस टाइप्स, बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, कैलकुलेशंस, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट्स, प्रॉपर एटिकेट्स और ये सारी चीजें, ये जो वेरियस टाइप्स ऑफ बुक्स आपसे पूछी हैं ये है, ठीक है, तो ध्यान देंगे इस चीज पे। यूनिट 2 प्रिंट कम्स टू यूरोप, व्हेन डिड चाइनीज पेपर रीच यूरोप एंड हाउ? देखो, फॉर सेंचुरीज यानी 100 सालों से, बहुत सारे सालों से, यानी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, जितने भी साल हो गए, ठीक है, इन सारे साल से जो है सिल्क, चाइना जो है बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन थी, तो वहां से बेसिकली सिल्क और स्पाइसेस का फ्लो जो है वो होता था किस रूट से? सिल्क रूट से, बेसिकली एक ट्रेड रूट है, जोग्राफिकल उसको निकनेम दे रखा है, ठीक है। इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच्ड यूरोप वाया द सेम रूट, ठीक है। हाउ डिड चाइनीज पेपर रीच वाया? बिकॉज ऑफ ट्रेड थ्रू सिल्क रूट, ये आपका आंसर होना चाहिए, एंड हाउ वही चीज है, ठीक है। अब व्हाट डिड मार्को पोलो ब्रिंग बैक टू इटली आफ्टर हिज ट्रिप टू चाइना? ठीक है, मार्को पोलो जो है बेसिकली एक्सप्लोरर था, 1925 मार्को पोलो ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू इटली आफ्टर मेनी years of exploration in China. As you read above, China already had the technology of wood block printing. wood block printing का मतलब क्या होता था कि एक लकड़ी का ऐसे एक वो लिया, अगर मेरे को ए प्रिंट करना है तो मैं इसके ऊपर खुरेद खुरेद के पहले ए का खांचा बनाऊंगा, ठीक है, कि मैंने इस पे ए का खांचा बनाया, फिर मैंने इसके ऊपर इंक लगाई और फिर मैं एक शीट के ऊपर इसको प्रेस करके ये चीज करता था, तो ठीक है, तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग ऐसी होती थी, तो ये सीख के मार्को पोलो वापस आया इटली में, ठीक है। मार्को पोलो ब्रॉट दिस नॉलेज बैक विद हिम, नाउ इटालियंस बिगैन प्रोड्यूसिंग बुक्स विद वुड ब्लॉक्स एंड सून द टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, ठीक है। व्हाट डिड इटालियंस डू विद दिस नॉलेज? अब उन्होंने भी क्या किया, बेसिकली वुड ब्लॉक प्रिंटिंग शुरू कर दी, ये आपका जवाब होना चाहिए, ठीक है। Why were luxury editions still hand written and not printed? अब luxury editions जो थे वो hand written थे लेकिन printed नहीं थे, ऐसा क्यों था? Because luxury editions किस पे लिखे जाते थे? Expensive vellum पे। Vellum एक तरह का मटेरियल है जो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। Luxury editions were still hand written on expensive vellum meant for किसके लिए? Elites के लिए, ठीक है। Elites यानी यहाँ पे इसको aristocratic circle बोला गया है, ठीक है। aristocratic circle प्लस रिच मोनास्टिक लाइब्रेरीज, यानी कि जो साधु संतों की जो लाइब्रेरीज होती हैं उसके लिए बहुत ज्यादा वो किया जाता था, इसको यूज किया जाता था। क्यों? ये क्यों था, प्रिंटेड क्यों नहीं थे? बिकॉज ये जो लोग थे ये सोचते थे कि भाई ये समाज में बहुत ऊपर है, ठीक है, और ये प्रिंटेड बुक्स समझते थे कि ये बहुत ही चीप चीजें हैं, ठीक है, चीप वल्गैरिटीज की तरह दिखते थे, ठीक है, समझते थे कि यार हम ये यूज करेंगे तो हमारा स्टेटस गिर जाएगा समाज के अंदर, ठीक है। तो हर हेंस क्या था, मर्चेंट्स और स्टूडेंट्स जो थे यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा में वो क्या करते थे, चीप प्रिंटेड कॉपीज लिखते थे, और ये जो था लग्जरी एडिशंस जिसको हैंड रिटन लिखा जाता था वो यूज करते थे। आफ्टर मैथ ऑफ द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ बुक्स, ठीक है, एज द डिमांड फॉर बुक्स इंक्रीज, बुक सेलर्स ऑल ओवर यूरोप सॉरी बिगैन एक्सपोर्टिंग बुक्स टू मेनी डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। हुआ क्या, बुक फेयर्स को ऑर्गेनाइज किया जाने लगा, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बढ़ गए,
हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू वेज टू मीट द एक्सपैंडेड डिमांड। ठीक है, स्क्राइब्स और स्किल्ड हैंड रिटन जो सबसे पहले वेल्दी और इन्फ्लुएंशियल लोगों के द्वारा हायर किए जाते थे, यानी उनको काम दिया जाता था, अब वो क्या है, नॉर्मल ऑर्डिनरी बुक सेलर्स के यहाँ भी वो रखे जाने लगे। और हाल यहाँ तक हो गया कि 50 प्लस स्क्राइब्स एक बुक सेलर अपने लिए रखता था। ठीक है। प्रॉब्लम विद हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या था? ठीक है, ये चीज तो हमने समझ ली कि भाई डिमांड ऑफ बुक्स बढ़ गई तो उन्होंने बुक फेयर ऑर्गेनाइज करी, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं उसकी भी प्रोडक्शन जो है डिमांड के चलते बढ़ गई, ये सारी चीजें। ठीक है, लेकिन अब इसमें दिक्कत क्या थी? बट द प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कुड नॉट सेटिस्फाई द एवर इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बुक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉपिंग जो थी, यानी कॉपी करना जो है, अगर मैं आपको बोल दूं कि अपनी एनसीईआरटी को ही आप कॉपी करके लिखो एक और बार, तो बहुत बड़ा टास्क है। ठीक है, कॉपिंग वाज एन एक्सपेंसिव, laborious एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो बेसिकली आपने देखा होगा कि ऐसे एक रोल में बन के आती हैं। ठीक है, ये चीजें जो हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी वो फ्रजाइल थी, ऑकवर्ड टू हैंडल थी एंड कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रेड इजीली, और ये भारी होती थी बहुत, क्योंकि ये बहुत ही मोटे मटेरियल पे होता था। ठीक है, और रेड इजीली क्यों? क्योंकि उस पे अलग अलग लैंग्वेजेस, अलग अलग स्टाइल में लिखा होता था। Their circulation therefore remained limited. With the growing demand for books, woodblock printing gradually became more and more popular. ठीक है, by the early 15th century, woodblocks were being widely used in Europe to print textile, playing cards, religious pictures with simple brief texts. ठीक है, प्रॉब्लम यही थी। When and by, when, where and by whom, ये जवाब जो है बहुत आसान है। इसका आंसर है जोहान गटनबर्ग। इसका आंसर आपको इसके फाइनल इसमें मिलेगा। ठीक है, द ब्रेक थ्रू अकर्ड एट स्ट्रासबर्ग जर्मनी। स्ट्रासबर्ग जर्मनी में जोहान गटनबर्ग ने पहला मैकेनिकल प्रिंटिंग प्रेस बनाया था। ठीक, ये चीज हमें याद रखनी है। टाइम भले ही हम याद ना रखें, जो भी 1430s है, आपकी मर्जी, आपको याद रखना है नहीं रखना। ठीक है, आते हैं अगली चीज पे। गटनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस के बारे में हम बात करेंगे अब। देखो, गटनबर्ग जो थे, उनका पूरा नाम क्या था हम सब जानते हैं, जोहान गटनबर्ग। लेकिन गटनबर्ग का इतिहास क्या है? कैसे उनको ये पता चला कि यार उनको प्रिंटिंग प्रेस ही बनानी है, या उन्होंने ऐसा क्या कर रखा था जिसके कारण उनको ये एक्सपर्टीज मिली जिससे कि वो प्रिंटिंग प्रेस बना पाए? तो वो सीखने के लिए हमें ये एक्सपैंड करना होगा आपका एनसीईआरटी का कटआउट। ठीक है, तो गटनबर्ग जो थे बेसिकली वाज द सन ऑफ अ मर्चेंट, एक व्यापारी के बच्चे थे। एक लार्ज एग्रीकल्चरल स्टेट, यानी कि एक बहुत बड़े, बोलते हैं ना कि जिसको जायदाद, खेतों वाला जायदाद जो है उस पे वो उनका खानदान ओन करता था। From his childhood, he had seen wine and olive presses. वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस मतलब जो आपका वाइन होता है वो बेसिकली आपके ग्रेप्स को प्रेस करके बनाया जाता है। ठीक है, यानी ग्रेप्स हैं, उसको प्रेस किया, उसका जो जूस निकला उसको फर्मेंट करके वाइन बनाया जाता था। सिमिलरली ऑलिव प्रेसेस में क्या था, ऑलिव ऑयल बनता था। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे, ऑलिव को पिचका के बेसिकली ऑलिव ऑयल निकालते थे। तो सब्सिक्वेंटली, ये तो उन्होंने देखा ही है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन्स। पॉलिशिंग स्टोन्स मतलब जैसे आपके रूबी, एमरल्ड करके जो पत्थर होते हैं जो लोग इंडिया में एस्ट्रोलॉजर्स यानी ज्योतिष के कहने पे पहनते हैं, तो उसको क्या करते थे, पॉलिश करते थे। ठीक है, फिर ये एक मास्टर गोल्ड स्मिथ, सुनार बन गए बढ़िया से। और इन्होंने क्या किया, क्रिएट लेड मोल्ड्स यूज फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स बेसिकली क्या बोलते हैं, आपके सोने के जो आभूषण होते हैं ना, जो सोने के आपके ऐसे झुमके हो गए, कुछ भी हो गया ऐसा। ठीक है, वो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया कि लेड के मोल्ड्स, लेड लिया और उसके ऊपर मोल्ड बनाया। जैसे मान लो अगर मेरे को झुमके बनाने, तो मैंने झुमके के शेप के कुछ ऐसे ऐसे बना दिया। ठीक है, उसको खुरेद के इन्होंने क्या किया, उसके अंदर सोना भरा और उससे उन्होंने क्या बुलाया, गोल्ड ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू किए। ठीक है, ये चीज मतलब इनका मेन काम था। तो जब इनको ये नॉलेज थी तो इन्होंने, गटनबर्ग ने क्या किया, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया इनोवेशन को यूज करके। ठीक है, ऑलिव प्रेस ने क्या किया, ऑलिव प्रेस भी सिमिलरली प्रिंटिंग प्रेस की तरह काम करने लग गया। ठीक है, मोल्ड्स जो थे उसको मेटल टाइप्स और लेटर्स। ठीक है, अब जो ये मोल्ड में पहले ये सिर्फ गोल्ड ऑर्नामेंट्स के शेप बनाते थे, अब उसी मोल्ड में ये क्या, ए बना दिया, उसी मोल्ड में बी बना दिया, उससे करके प्रिंट करना शुरू किया इन्होंने। ठीक है, बाय 1448 गटनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। उन्होंने सबसे पहली बुक
जो यहाँ पे आपको सवाल भी दे रखा है। What was the first book Gutenberg printed? How many copies did he make and how much time did it take? तो पहली बुक इन्होंने क्या कौन सी प्रिंट करी? बाइबल करी। इसके 180 कॉपीज बनाए इन्होंने, ठीक है, 180 कॉपीज बनाई और इनको 3 साल लगे ये प्रोड्यूस करने में। सोचो कितने मेहनत का काम था, ठीक है, लेकिन उस जमाने के हिसाब से ये बहुत ही फास्ट था, ठीक है। दूसरी चीज, हाउ आर दी फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स इन अपीयरेंस, एनी डिफरेंस इन द बुक्स फॉर रिच, यानी पहली जो प्रिंटेड बुक्स थी वो अपीयरेंस में कैसे दिखती थी, क्या उनमें कोई डिफरेंस था प्रिंट मतलब उनके प्रिंट में अमीर और, ठीक है। तो जो प्रिंटेड बुक्स थी पहले वो बेसिकली रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स की तरह ही दिखती थी, ठीक है, लेआउट में भी। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल्स, जैसे हैंड रिटन में जो स्टाइल्स हम ए लिखते हैं हम बी लिखते हैं, वही सेम चीज इनकी बुक्स में भी दिखता था मेटल लेटर्स के थ्रू। ठीक है। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय हैंड विद फोलिएज एंड अदर पैटर्न्स, बेसिकली फूलों वूलों से जो है उसका श्रृंगार किया जाता था बुक का, कि अरे भाई ये देखो डिजाइन कितना तगड़ा बनाया हमने, ठीक है। जो उसके बॉर्डर होते थे, जैसे अगर मान लो बुक का ये पेज है, यहाँ पे अगर बुक की थ्योरी लिखी है तो इस साइड पे जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, यहाँ पे फूल पत्ते बना दिए गए, इलस्ट्रेशंस को पेंट किया गया, ठीक है। लेकिन अब डिफरेंस क्या थी बुक्स फॉर रिच में? इन दी बुक्स प्रिंटेड फॉर रिच, स्पेस फॉर डेकोरेशन, जो ये स्पेस थी इसको क्या करते थे, ब्लैंक छोड़ते थे अमीरों के लिए, ताकि अमीर जो है किसी और को हायर करे और अपने हिसाब से अपना डिजाइन बनवाए। किसी को अगर वहां पे स्पाइडरमैन बनवाना है तो स्पाइडरमैन बना लिया, किसी को वहां पे बैटमैन बनाना था बैटमैन बनवा लिया, सब अलग अलग डिजाइन जो है चूज करके वहां पे बनाते थे, ठीक है। हाउ डिड द प्रेस टेक रीच अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जो प्रेस की टेक्नोलॉजी है वो कैसे पहुंची अलग पार्ट्स में? तो इन दी 100 years बिटवीन 1450 एंड 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वर सेट अप इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ यूरोप। कैसे पहुंची? जो प्रिंटर थे जर्मनी के वो बेसिकली अदर अदर देश में आते थे, अलग अलग देशों में, वहां पे वो काम और चीजें करने आते थे, ठीक है। तो वहां पे जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, वहां पे भी नई प्रेसेस जो हैं उनको, यानी नई जो प्रिंटिंग प्रेसेस को खुलवाने में मदद करी। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू बुक प्रोडक्शन बूम्ड, ठीक है। रिजल्ट क्या था? बुक प्रोडक्शन बूम्ड, ठीक है, बुक प्रोडक्शन जो है वो बूम हो गई। सेकेंड हाफ ऑफ द 15th century सॉ 20 मिलियन कॉपी, 1 मिलियन को हम क्या बोलते हैं, 1 मिलियन इज 10 लाख, ठीक है। उस हिसाब से 20 मिलियन की आप वो कर लेना। प्रिंटेड बुक्स जो थी वो मार्केट में फ्लड हुई, यानी उनका बाढ़ आ गया, उनका सैलाब आ गया बुक्स की, यार इतनी किताबें कैसे पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ी नहीं जा रही, इन्होंने इतनी सारी बुक्स निकाल दी। द नंबर वेंट अप इन द 16th century टू अबाउट 200 मिलियन कॉपीज, यानी 20 करोड़ बुक्स, ठीक है। ये हाल थे उस समय के, ठीक है। दिस शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रेवोल्यूशन, ठीक है। अब हम आते हैं यूनिट 3 पे। यूनिट 3 का सेक्शन 3.1 दैट इज द न्यू रीडिंग पब्लिक। इसको हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज है एडवांटेजेस क्या थे प्रिंटिंग प्रेस के, ठीक है। सबसे पहला एडवांटेज क्या था? अ न्यू रीडिंग पब्लिक इमर्ज्ड, ठीक है। प्रिंटिंग ने जो था वो कॉस्ट ऑफ बुक्स को गिरा दिया। टाइम एंड लेबर जो था वो भी ईच बुक का केम डाउन हो गया, मतलब कि बहुत कम टाइम में अब हम बुक को प्रोड्यूस कर पा रहे थे। और मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद ग्रेटर ईज। बुक्स जो थी वो फ्लड कर गई मार्केट को, रीचिंग आउट इन ओवरलोड रीडरशिप। ये आपको क्या था एडवांटेज ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। फिर एक्सेस टू बुक कल्चर, एक्सेस टू बुक्स एंड न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग। एक्सेस टू बुक क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ रीडिंग, बेसिकली एक नया कल्चर ऑफ रीडिंग इसने क्रिएट कर दिया। अर्लियर रीडिंग जो था वो सिर्फ एलिट्स करते थे, यानी कि जो अमीर घराने के लोग थे सिर्फ वही जो थे रीडिंग को प्रेफर करते थे, उनके लिए एक बहुत ही शान और शौकत वाली बात थी। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो कॉमन पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। कॉमन पीपल जो थे वो बेसिकली पढ़े लिखे तो थे नहीं उतने, तो वो क्या करते थे कि जो लोग उनको बुक पढ़ के सुनाता था बस वो उतना ही सुनते थे, तो उनके लिए ओरल का कल्चर था। दे हर्ड सेक्रेट टेक्स्ट रेड आउट, बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड। जैसे हम सब अपनी दादी नानियों से जो कहानियां सुनते थे ना वैसी वो भी थे, ठीक है। रामायण महाभारत जैसे हम सुनते थे वैसे ही वो लोग बाइबल सुनते थे, ठीक है। कोई उनको आके पढ़ा के दिखा देता था, ये करता था। तो नॉलेज जो था वो बेसिकली ट्रांसफर होता था ओरली। पीपल कलेक्टिवली heard a story, saw performance. As you will see in chapter 8, they did not read a book individually and silently. Before the age of print, books were not only expensive, but it could not be produced in sufficient numbers. Now books could reach out to wider sections of people. If earlier there was a hearing public, now reading public came into being. ठीक है, पहले अगर एक हियरिंग पब्लिक थी तो अब क्या हुआ, अब एक रीडिंग पब्लिक भी आ गई, ठीक है। अब हियरिंग पब्लिक टू रीडिंग पब्लिक, अब इसका लिमिटेशन क्या था इस ट्रांजिशन का? But the transition was not so simple. Books could not be read only by the literate, and the rates of literacy in most European countries was very low till the 20th century. यानी 1900 से लेके टू
हाँ, मतलब 20th सेंचुरी बोला गया है, तो 1900 से लेके कुछ 1960s तक भी मोस्ट यूरोपियन नेशंस में इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं थी, लोग इतने लिटरेट नहीं थे, अपनी भाषा जो थे लिख पढ़ नहीं पाते थे। तो हाउ देन कुड पब्लिशर्स परसुएड द कॉमन पीपल, हाउ कुड पब्लिशर्स परसुएड कॉमन पीपल? तो ये प्रॉब्लम क्या थी? बेसिकली लिटरेसी की प्रॉब्लम थी कि भाई लोग अनपढ़ हैं, बट बुक कहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाउ कुड पब्लिशर्स परसुएड कॉमन पीपल टू वेलकम द प्रिंटेड बुक? जो प्रिंटेड पब्लिशर्स होते थे, जो पब्लिशर्स जो बुक पब्लिश करते थे, उन्होंने क्या सोचा कि कैसे ना कैसे करके लोगों को ये हम दिलासा दें कि भाई तुम ये बुक पढ़ो। कैसे करेंगे? तो do so, they had to keep in mind the wider reach of the printed work. Even those who did not read could certainly enjoy listening to books being read out. ठीक है, वो समझते थे कि भाई अभी भी हमारे पास एक हियरिंग पब्लिक है, रीडिंग पब्लिक नहीं है। तो जो प्रिंटर थे वो बेसिकली पॉपुलर बैलेड्स, यानी कि जो बोलते हैं ना कि लोकल गाने हैं, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर भी हैं बहुत सारे राजस्थानी फोकलोर सॉन्ग्स होंगे, ये सारी चीजें, उसको क्या करते थे, बेसिकली प्रिंट करते थे, ठीक है। एंड सच बुक्स जो थी उनको पिक्चर्स के साथ बहुत इलस्ट्रेट करते थे, ठीक है, इलस्ट्रेट किया पिक्चर्स के साथ। और ये चीजें जो थी जब गाना गाया जाने लगा गैदरिंग्स में, जैसे अगर किसी की शादी है तो वहां पे अगर सुनाया जाने लगा, तो टैवर्न्स एंड टाउन्स, तो ये सारी चीजों ने क्या किया, लोगों को बोला कि हाँ यार हम बुक देख सकते हैं, ठीक है। ओरल कल्चर दस एंटर्ड प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल वाज ओरली ट्रांसमिटेड, ठीक है। दस लाइन दैट सेपरेटेड द ओरल एंड रीडिंग कल्चर बिकेम ब्लड एंड द हियरिंग पब्लिक एंड रीडिंग पब्लिक बिकेम इंटरमिंगल्ड, ठीक है। फिर आ गए हम सेक्शन 3.2 पे, जिसका नाम क्या है, रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज, ठीक है। कैसे? इसने क्या किया, एक नया डिबेट और डिस्कशन का, जैसे जैसे आपकी और मेरी अगर नॉलेज बढ़ेगी तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज पे डिबेट कर सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे ही प्रिंट ने भी यही चीज इंट्रोड्यूस करी। जिसने, जैसे मान लो अगर मेरे को किसी सरकार से, अगर मेरे को गवर्नमेंट से दिक्कत है, अगर मैंने उनकी पॉलिसीज को पढ़ रखा है, अगर मैं उनकी पॉलिसीज को जानता हूं, तो मैं करूंगा कि उस इस्टेब्लिश अथॉरिटी के खिलाफ भी मैं अपने आइडियाज को सर्कुलेट कर सकता था, जैसे कि अंग्रेजों के खिलाफ हम करते थे। जो भी, जैसे भगत सिंह ने अपनी बुक लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुक लिखी, हम अंग्रेजों से डिसएग्री करते थे, हमने अंग्रेजों के खिलाफ एक बुक लिखी और उसको बेसिकली उसको प्रमोट किया, लोगों के बीच में बांट दिया, ठीक है। तो थ्रू द प्रिंटेड मैसेज दे कुड परसुएड पीपल टू थिंक डिफरेंटली एंड मूव देम टू एक्शन। दिस हैड सिग्निफिकेंस इन डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ लाइफ। बेसिकली वही है कि एक तरह से ऑर्गेनाइज करने में अपनी आइडियाज को, उनको प्रोपगेट करने में, इन सब में प्रिंटेड मटेरियल ने हमारी बहुत मदद करी और हमें अपनी आवाज उठाने में, उसको हम बोलते हैं डिसेंट, डिसेंट करने में हमें बहुत मदद करी, ठीक है। Why was the printed book not welcomed by everyone? What were the fears surrounding it? Not everyone welcomed the printed book and those who did also had fears about it, ठीक है। बहुत लोगों के मन में डर थी, एप्रीहेंशंस थी। तो many were apprehensive of the effect that easier access to printed word and the wider circulation of books could have on people's mind. लोग कहते थे कि जो लोगों के माइंड्स हैं उस पे ये बुक्स जो हैं कुछ ना कुछ असर तो डालेंगी, हमको इसका डर है, ठीक है। इट वॉज फियर्ड दैट इफ देयर वाज नो कंट्रोल ओवर व्हाट वाज प्रिंटेड एंड रेड, देन रेबेलियस एंड इररिलीजियस थॉट, बेसिकली रेबेलियस और इररिलीजियस थॉट। देखो हम उस समय की बात कर रहे हैं ना जब लोग धर्म वर्म में बहुत मानते थे, यूरोप की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यूरोप में लोग जो थे बहुत ज्यादा, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बहुत ज्यादा धर्म में मानते थे, चर्च में मानते थे, चर्च ने जो बोल दिया वही होगा। चर्च ने बोल दिया कि अगर इस बंदे को काट के फेंक देना है तो वो फेंका फेंका जाएगा मार के, ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने सोचा कि यार ये सारे आइडियाज को रेबेलियस, मतलब बेसिकली इनको रेबेलियस लोग जो हैं वो काउंटर करेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने दिमाग से पढ़ लिया, ठीक है, अगर उन्होंने पढ़ लिया तो वो समझ जाएंगे कि भाई ये जो है ना पागल बना रहा है, ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है। तो रेबेलियस थॉट जो है और इररिजियस थॉट जो है, और वो ये भी चाहते थे कि लोग जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है थीस्ट्स, यानी कि हमारे फॉलोअर्स, धर्म के फॉलोअर बने, एथीस्ट ना बने, ठीक है, एथीस्ट ना बने। तो इररिलिजियस थॉट जो है अगर स्प्रेड हो गया तो भाई दिक्कत है, ठीक है। लोग जो है लॉजिकली सवाल करने लगेंगे कि भाई उसको क्यों ही मारना है, तुमने ऐसा क्या देख लिया, ठीक है। इफ दैट हैपेंड द अथॉरिटी ऑफ वैल्यूएबल लिटरेचर वुड बी डिस्ट्रॉयड। वैल्यूएबल लिटरेचर मतलब उस समय का वैल्यूएबल लिटरेचर जो था वो था रिलीजियस लिटरेचर, ठीक है, expressed by religious authorities and monarchs as well as many writers and artists. This anxiety was the basis of widespread criticism of the new printed literature that had begun to circulate. तो जो तुम्हारा किंग था तुम उसके खिलाफ भी आवाज उठा सकते थे, जो तुम्हारा चर्च था उसके खिलाफ भी तुम आवाज उठा सकते थे, ठीक है। तो ये चीज जो है प्रिंट ने बहुत इजीली एक्सेसिबल कर दी थी, लोगों को पता भी नहीं चलता कि भाई बुक लिखी किसने है,
ठीक है, लेकिन वो किंग के खिलाफ थी, चर्च के खिलाफ थी। लोग उसको पढ़ेंगे, लोग उससे इन्फ्लुएंस होंगे, फिर लोग भी किंग और चर्च से सवाल करना शुरू कर देंगे। तो ये चीज जो थी, ये डर था किसके बीच में, किंग के बीच में और चर्च के बीच में, यानी रिलीजियस अथॉरिटीज के बीच में। ठीक है, अब इम्पैक्ट ऑफ प्रिंटेड बुक ऑन रिलीजन। ठीक है, रिलीजन पे क्या इम्पैक्ट हुआ है? लेट अस कंसिडर द implication of this in one sphere of life in early modern Europe, namely religion. ठीक है, तो in 1517 the religious reformer Martin Luther wrote 95 theses। 95 थीसिस यानी कि डॉक्यूमेंट्स लिखे आपके मार्टिन लूथर ने। ठीक है, एक रिलीजियस रिफॉर्मर थे। ठीक है, जो रिलीजन की जो कुछ गलत प्रैक्टिसेस थी, जो इल प्रैक्टिसेस थी, उनको रिफॉर्म करना चाहते थे। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, रोमन कैथोलिक चर्च के कुछ प्रैक्टिसेस के खिलाफ बोलना शुरू किया कि भाई इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, तो अब प्रिंटेड कॉपी ऑफ दिस वाज पोस्टेड ऑन अ चर्च डोर इन विटनबर्ग। 95 थीसिस की जो प्रिंटेड कॉपी थी, इसको विटनबर्ग के एक चर्च के बाहर पेस्ट कर दी गई, उसके दीवार पे। ठीक है, इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। बेसिकली डिबेट के लिए एक चैलेंज था। और लूथर्स राइटिंग्स वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस्ड इन वास्ट नंबर्स एंड रेड वाइडली। ठीक है, बहुत ज्यादा जल्दी उनकी जो आइडियाज थे, जो उनके बुक्स थी, उनको बहुत ज्यादा रिप्रोड्यूस किया गया। तो दिस लेड टू अ डिवीजन विद इन द चर्च एंड लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन का यहीं से शुरुआत हुआ, कैथोलिक चर्च के बाद। ठीक है, यानी कैथोलिक चर्च की जो गलत आइडियाज थे, कुछ ऐसे आइडियाज थे जो लोगों को उस समय एक्सेप्टेबल नहीं थे, उसके लिए जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन बनाया। ठीक है, और मार्टिन लूथर की जो ट्रांसलेशन थी न्यू टेस्टामेंट की, उसने 5000 कॉपीज जो है सिर्फ फ्यू वीक्स में, चंद हफ्तों के अंदर बेच दिया। ठीक है, और सेकंड एडिशन जो था वो अपीयर्ड विद इन 3 months। Deeply grateful to print, Luther said, printing is the ultimate gift of God and the greatest one. Several scholars, in fact, think that print brought a new intellectual atmosphere. कुछ लोगों ने समझा कि यार इंटेलेक्चुअल बातें जो हैं अब ज्यादा हो रही हैं, फालतू की सुपरस्टिशन की बातें अब नहीं हो रही हैं। एंड हेल्प स्प्रेड द न्यू आइडियाज लेड टू रेफॉर्मेशन, जो कि आपका प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन है। ठीक है, ये चीज हुई इधर से। फिर हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट पे, दैट इज प्रिंट एंड डिसेंट। डिसेंट का मैंने बताया था, बेसिकली किसी के खिलाफ आवाज उठाना जो गलत कर रहा हो, या अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाना। तो डिबेट ड्यू टू रिलीजियस लिटरेचर। Print and popular religious literature stimulated many distinctive individual interpretations of faith even among little educated working people. जो बहुत ही कम एजुकेटेड लोग थे, उनके बीच में भी एक रिलीजियस लिटरेचर को लेके जो डिबेट है, उसको इन्होंने स्टिमुलेट कर दिया, उसको भी बेसिकली एक बढ़ावा दिया। 16th सेंचुरी में बेसिकली एक बंदा था जिसका नाम क्या था, मिनोकियो। ठीक है, क्या था ये, इटली के अंदर एक मिलर था। ठीक है, मिलर मतलब आटा चावल दाल की मिल होती है, उसके अंदर काम करता था। ठीक है, इसने क्या किया, बिगैन टू रीड बुक्स दैट आर अवेलेबल इन हिज लोकेलिटी। इसने बुक्स पढ़नी शुरू करी। ठीक है, इसने जब बुक्स पढ़नी शुरू करी, तो इसने बाइबल का मैसेज जो है वो रीइंटरप्रेट किया, यानी कि फिर से उसको समझने की कोशिश करी। और जो नॉर्मली जो लोग बताते थे, उसको थोड़ा सा उससे हटके था। इसने अपना एक फॉर्मुलेट किया, गॉड का व्यू, फॉर्मुलेटेड व्यू ऑफ गॉड एंड क्रिएशन, जिसके चलते देखो, रोमन कैथोलिक चर्च के अलग व्यूज थे। ठीक है, रोमन कैथोलिक चर्च के व्यूज जो थे, इस मिनोकियो के व्यूज से अलग थे। लेकिन क्योंकि ये सुप्रीम अथॉरिटी थी, तो इनको क्या आया, गुस्सा आ गया। ठीक है, इनको क्या आ गया, एंगर आ गया इस चीज पे कि अरे भाई, मिनोकियो ने ये क्या कर दिया, अभी तो हम इसको बताते हैं। ठीक है, और इसने क्या किया, फॉर्मेटेड व्यू ऑफ गॉड क्रिएशन दैट एंगेज द रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन चर्च को जब पता चला, तो उसने क्या किया, इंक्विजिशन और इसके हेरेटिकल आइडियाज, हेरेटिकल मतलब जो नॉर्मली बेसिकली जो आइडिया स्थापित है, उसके खिलाफ अगर हम बात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि हम हेरेटिकल हैं। और इंक्विजिशन, इंक्विजिशन मतलब बेसिकली हंट डाउन करना शुरू किया ऐसे लोगों को जो रोमन कैथोलिक चर्च से अग्री नहीं करते थे। ठीक है, मिनोकियो जो था, उसको 2 बार पकड़ा गया। ठीक है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट यानी मार दिया गया। ठीक है, द रोमन चर्च, ट्रबल्ड बाय सच इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलर रीडिंग्स एंड क्वेश्चनिंग्स ऑफ फेथ, इम्पोज सिवियर कंट्रोल्स। हमें समझना है कि उस समय चर्च जो था, वो एक तरह से सुप्रीम अथॉरिटी था, किंग भी इसके नीचे काम करता था। ठीक है, तो चर्च ने क्या बोला कि अब जो भी बुक होगी, उसने क्या किया कि बोला कि अब जो भी ऐसी फालतू बुक होगी ना, हम उनका एक रिकॉर्ड रखेंगे, और उसको क्या बोला, इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स। ताकि लोगों के बीच में जो ये ऐसे हेरेटिकल आइडियाज हैं कि हम भाई समाज से हटके थोड़ी सी बात करेंगे, चर्च से हटके बात करेंगे, ये खत्म हो। 1558 में इन्होंने ये एक लिस्ट बना के रखी। ठीक है, ये चीज थी आपका ये
पहला, दूसरा और तीसरा यूनिट। ठीक है, हमने बहुत ही जल्दी खत्म किया इसे। आई होप सो आपके एग्जाम में ये बिल्कुल ज़्यादा हेल्प करे।